ओके सो प्यारे बच्चों, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने आपको कुछ जैसे कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन आई थिंक मैंने आपको बताया था। हाँ, यस और नो? हाँ सर। है ना? ओके। अभी थर्ड वाला। हाँ, ठीक ठीक है। तो देखो, ये दो वर्ड है। एक तो वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि यार सराउंडिंग मीडियम से होता है, और दूसरा था ट्रांसडक्शन, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा भी देखो, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। अभी कॉन्जुगेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको बैक्टीरिया वगैरह के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो, हम लोग सादी बातें करते हैं जैसे आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो, ये है हमारा बैक्टीरियल सेल, है ना? ये है बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल में इसका जो है खुद का एक मेन तो डीएनए होता है, ठीक है। ये खुद का उसका मेन डीएनए है, ठीक है। और इसमें जितने भी इसेंशियल जीन होते हैं उसके, है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब उसके जीने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ बेटा, सारे जेनेटिक मेकअप, सारी इंफॉर्मेशन इसके इस डीएनए में है, प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ देखो, इसमें इनके पास में ना बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा सा एक एक्स्ट्रा भी क्रोमोसोम पाया जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरियल सेल में हो, ये जरूरी नहीं है, बट जिसमें भी होगा, ठीक है। तो उनके केसेस में अगर हम लोग इस प्लाज्मिड को थोड़ा बाहर निकाल करके देखेंगे तो इसके कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। देखो, अगर मैंने ये प्लाज्मिड को बाहर निकाला तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। इट्स एन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। अब ये सर्कुलर डीएनए में बहुत सारे जगह लोकेशंस पे उसके जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला साइट है, इसको हम लोग कहते हैं ओ आर आई साइट। ओ आर आई साइट मतलब जब भी ये डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड छोटा सा प्लाज्मिड है, इसको बाहर निकाला तो ये जो है ना ओ आर आई साइट, तो यहाँ से ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा हमेशा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जब भी ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड डिवाइड होना चाहेगा, अपनी कॉपीज बनाना चाहेगा, तो बेटा यहीं से उसका डिवीजन शुरू होगा। तो इस पोर्शन को मैं ओ आर आई सीक्वेंस कहता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, उसका जो कंटेंट है जेनेटिक, वो ओ आर आई साइट है, ठीक है। अभी वैसे ही बहुत सारे कंटेंट उसके ऊपर होते हैं, जैसे कि ये देखो, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल जो होते हैं उनमें सम टाइम यहाँ पे आपको इतने एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये जो एरिया लोगे आप लोग, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे कि ओके दिस इज एन एफ फैक्टर। एफ फैक्टर मतलब, फैक्टर मतलब जीन, ठीक है, एफ जीन। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफ? एफ का मतलब है यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। अब जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जिसमें एफ फैक्टर मौजूद है, वो सेक्स पिलाए बना सकता है, ठीक है। अब सेक्स पिलाए जो है, इसका क्या काम होगा हम लोग थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तो देखो, एफ फैक्टर जिसमें एफ फैक्टर मौजूद है ना, वो बेटा फर्टिलिटी फैक्टर बना। अभी मजेदार बात यह है कि इस बैक्टीरिया में उसका जो इसेंशियल जीन है ना, उसके ऊपर एफ फैक्टर नहीं है। द इसेंशियल जीन डू नॉट हैव द एफ फैक्टर। प्लाज्मिड के ऊपर एफ फैक्टर होता है, ठीक है। मतलब जो पिलाए बनाने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा अगर मेंशन करना चाहे तो ये एक चीज है जो काम की है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये देखो, ठीक है। इसको बोलेंगे एक सीक्वेंस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं आर फैक्टर। अभी आर फैक्टर का मतलब होता है इट इज रेजिस्टेंट
टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बेटा एंटीबायोटिक्स आते हैं जिससे हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो ये जो है, अगर प्लाज्मिड के ऊपर मान लेते हैं अगर ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो क्या हासिल होगा हमें, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। नाउ इस चीज को चलो समझ लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये बनाया बेटा हमने एक ऐसा पेट्री डिश लिया, ठीक है, ये पेट्री डिश लिया, और इस बच्चों पेट्री डिश के अंदर, इनसाइड दिस पेट्री डिश, हम लोगों ने इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली हमने, एन, अब देखो, अब हमें ये समझना है कि इसके ऊपर हमने बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो करना शुरू किया। ये वाला बैक्टीरिया ई कोलाई समझ लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया यार इसके ऊपर, क्योंकि उसको खाना मिल गया और वो बहुत तेजी से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे वो तुरंत डिवीजन करना शुरू करेगा। सो इट विल फॉर्म अ बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, बहुत सारे बेटा मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ ये बैक्टीरिया की इस खाने के ऊपर, न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर डेवलप हो गई। हमने प्रॉपर उसको सारा न्यूट्रिएंट दिया है। नाउ हमने क्या किया, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये सब कुछ हो गया, ठीक है, आफ्टर 1 डे और 2 डे, जब ये उसके ऊपर अच्छे से बैक्टीरिया ग्रो हो चुके हैं, हमने इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में बेटा वी हैव एडेड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द पेनिसिलिन। नाउ रिमेंबर, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा, है ना, पेनिसिलिन, तो यार यहाँ के सारे बैक्टीरिया मारे जाएंगे, ऐसा आप सोच रहे हो। बट आपको एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो गए, लॉट ऑफ बैक्टीरिया गेट किल्ड, बट यू विल फाइंड आउट दैट सर्टेन पॉपुलेशन रिमेन्स, कुछ पॉपुलेशन उसकी बच गई। ठीक है, अब वो पेनिसिलिन मीडियम में वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, कंफर्म करने के लिए व्हाट यू डिड, यू प्रिपेयर्ड अनदर पेट्री प्लेट, और एक पेट्री डिश बनाया बेटा आपने, और इस पेट्री डिश के ऊपर आपने, है ना, न्यूट्रिएंट मीडिया डाला, और इसमें आपने न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ साथ आपने इसमें पहले से ही पेनिसिलिन डाल दिया, पहले से ही पेनिसिलिन है, और यहाँ से जो बचे हुए बैक्टीरिया है उनको उठाया और उनको यहाँ पे इनोकुलेट कर दिया, और आपको देखने को मिला कि यार सारे जो बैक्टीरिया है, अब इनका थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं क्योंकि ये ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं और पूरी प्रॉपर कॉलोनी बना देते हैं। मतलब पेनिसिलिन के होने से उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, they are not get killed by that penicillin antibiotics. I hope now if you isolate them, if you study them, you will find that कि उनके अंदर जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के ऊपर ऐसा जीन प्रेजेंट है जो कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब बेटा आप थोड़ा सा नेचुरली समझो इस बात को, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारे बैक्टीरिया सर्वाइव हुए, क्योंकि ये जीन एसेंशियल जो उसका मेन जो डीएनए होता है उसके ऊपर होता ही नहीं है, वो तो प्लाज्मिड के ऊपर है। मतलब वही बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा जिसमें ऐसा प्लाज्मिड हो, है ना, और जिस प्लाज्मिड के ऊपर ये रेजिस्टेंट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद हो, वही सर्वाइव करेगा, है ना। इससे ये तो साबित होता है कि द रेजिस्टेंट जीन टू द एंटीबायोटिक्स इज नॉट प्रेजेंट ऑन इट्स मेन क्रोमोसोम, और अगर ऐसा होता तो सारे ही बैक्टीरिया सर्वाइव करते। आर यू क्लियर? हेलो, यस हाँ सर। सर। है ना, सारे ही बैक्टीरिया सर्वाइव करते। ठीक है, नाउ यार हमें तो ये क्लियर हो गया। हमें ये भी सोचने को मिला, ठीक है, अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और भी आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। हमने क्या किया, है ना, यहाँ पे सॉरी, एक और बेटा हम लोग पेट्री डिश ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने पेट्री डिश लिया और बेटा एक और न्यूट्रिएंट मीडिया कल्चर बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, और यहाँ से कुछ बैक्टीरिया उठाए हम लोगों ने और इसमें डाले। बट नोट करो कि ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है इसमें हम लोगों ने एक अलग ही प्रकार का एंटीबायोटिक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पिसिलिन। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पेनिसिलिन। एम्पिसिलिन की एक्टिविटी थोड़ी अलग होती है, वो अलग ढंग से मारता है, मारता तो बैक्टीरिया को है वो भी, क्योंकि वो भी एंटीबायोटिक है। नाउ आप लोगों ने एम्पिसिलिन वाला मीडियम बनाया और उसमें यहाँ के बैक्टीरिया उठाए
ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट कर दिया। ठीक है, तो बेटा आपको देखना कि मिलेगा कि यहाँ पे वो सारे बैक्टीरिया मारे गए। इसका क्या मतलब है? नो वन सर्वाइव्ड। इसका क्या मतलब है? अब आपका लॉजिक बताओ। बहुत सिंपल है, वो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं बट यहाँ नहीं कर रहे। इसका मतलब तो है, स्पेसिफिकली पेनिसिलिन को ही रेजिस्टेंस डेवलप किया। यस, थोड़ा सा और प्रिसाइज अगर बोलो तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड के ऊपर जो आर फैक्टर मौजूद है वो एक्चुअली ओनली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट। इट्स जस्ट अ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, यस। तो दैट इज ओनली, मतलब उसके वो है यार, वो तो रेजिस्टेंट है, बट व्हाई? क्वेश्चन ये नहीं है कि वो रेजिस्टेंट है यार, वो तो दिख ही रहा है रेजिस्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट्स प्लाज्मिड हैव द पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये स्टेटमेंट चाहिए बच्चों, है ना? वो तो है रेजिस्टेंट है, तभी तो सरवाइव कर रहा है, बट व्हाई? द सेम थिंग नाउ मान लेते हैं, इसके वाइस वर्सा सोचते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ से बैक्टीरिया उठाए और यहाँ पे ग्रो करना शुरू किया और आपने देखा कि यार ये बैक्टीरिया तो यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं मरा, तो क्या मतलब होगा इसका? नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू से? मतलब जो यहाँ तो कर ही रहे हैं सर्वाइव, पेनिसिलिन के मीडियम में सर्वाइव कर रहे हैं और एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके पास में जो प्लाज्मिड है उसके ऊपर दो दो आर फैक्टर्स है, दो दो, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। यस और नो? आर यू क्लियर? हेलो, है ना? तो इस तरह से हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, यस बोथ। ठीक है, दोनों अलग अलग बेटा जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला भी जीन है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट वाला भी जीन उसके पास है, उसके प्लाज्मिड में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्लाज्मिड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसमें एक तो खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर ओआरआई साइट होता है। इसीलिए जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली बात करते हैं, तो अगर मुझे जीन्स को ट्रांसफर करना है कहीं पे भी, किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मैं जीन को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एटलीस्ट बैक्टीरिया में, तो मैं प्लाज्मिड की मदद से करता हूँ, क्योंकि प्लाज्मिड आराम से बेटा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाते हैं। अब वो जो प्रोसेस होती है, अब उसको मैं समझाना चाहूंगा। माइंड इट कि मैंने यहाँ पे एक और फैक्टर के बारे में यहाँ पे बताया है, और वो फैक्टर है बेटा एफ फैक्टर। ठीक है, नाउ एफ फैक्टर के नीचे लिखा है कि उसको मैं फर्टिलिटी फैक्टर कहता हूँ, या कहता हूँ कि ये सेक्स पिलाए बनाता है ना। व्हाट इज दिस पिलाए, है ना? अंडरस्टैंड दिस। देखो, मैं यहाँ पे इसी डायग्राम में वो बताना चाहूंगा चीज। मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया और उसके, है ना, इसका जो, सॉरी, इसका जो प्लाज्मिड है, इसके प्लाज्मिड के ऊपर एफ फैक्टर मौजूद है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये बैक्टीरिया एक काम कर सकता है, और वो ये कि इस बैक्टीरिया में सेक्स पिलाए बन सकता है। मतलब एक ऐसा ट्यूब बनाएगा छोटा सा, लाइक दिस। ठीक है, और इस बैक्टीरिया को मैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहता हूं। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज मींस एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया? इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है यार इसके अंदर एफ फैक्टर मौजूद है, ये सेक्स पिलाए बना सकता है। ठीक है, दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ दैट। नाउ सपोज बेटा मेरे पास एक और बैक्टीरिया है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये एक बैक्टीरिया ले लिया हम लोगों ने, इसी का स्ट्रेन का है, इसी का ही जात भाई है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नाउ यहाँ पे नोटिस करो बेटा कि इसमें इसमें मेन इसेंशियल डीएनए है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही जैसा है। बट दिस बैक्टीरिया डू नॉट हैव प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड इज नॉट इसेंशियल। इट मे प्रेजेंट और मे नॉट प्रेजेंट। जैसे कि इसमें से बहुत सारे मर गए, ये मर गए ना, डाइड। सो ये जो बेटा, ये जो बैक्टीरिया है, इसमें इसेंशियल डीएनए तो है, ऑब्वियसली इसमें इसेंशियल, बट इट डू नॉट हैव द प्लाज्मिड, एंड बाय डिफॉल्ट it do not have the F gene, the fertility gene. So it cannot form a plasmid fertility, what can say, the tube or the sex pili. ये बैक्टीरिया की ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? दिस बैक्टीरिया नाउ इज कॉल्ड एज व्हाट? द F नेगेटिव, सॉरी, राइट डाउन प्रॉपर, F नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बेटा आपके पास दो स्ट्रेन है, एक है F पॉजिटिव, एक है F नेगेटिव। यस, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोग आते हैं, प्रोसेस को समझा देता हूँ।
So now see what happens, they approach together to each other, है ना। अब ये बहुत ही रैंडम प्रोसेस होती है, रेयर होती है, एकदम सारे बैक्टीरिया करते इसकी जरूरत नहीं है। नाउ सपोज अगर ये दो बैक्टीरिया एकदम क्लोज आ गए, F पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया अगर बेटा क्लोज आ जाते हैं, so what happens, this tube, this sex pili will combine within two, दोनों बैक्टीरिया को बेटा अटैच हो जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये जो बैक्टीरिया है जो F पॉजिटिव है, इसके पास इसका खुद का मेन डीएनए है, इसके पास भी खुद का, तो ये इतना बड़ा डीएनए है कि ये तो शेयर नहीं होगा। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज F पॉजिटिव एंड दिस इज F नेगेटिव, यू नो इट। अब ये F पॉजिटिव है, इसका सीधा मतलब बेटा इसके पास है प्लाज्मिड। यस, दोनों में इतना ही फर्क है। नाउ व्हाट हैपेंस, सी वेरी केयरफुली, अब क्या होगा। अब ये होता है कि जैसे ही ये जो ट्यूब बनी है, इसको बोलते हैं जुड़ जाना, कॉन्जुगेट हो जाना, इसीलिए इसको हम लोगों ने कहा बेटा कॉन्जुगेशन ट्यूब, इट्स कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गए। नाउ व्हाट हैपेंस, this after formation of the conjugation tube, the RNA the plasmid will start dividing, it makes its own copy, ये अपनी कॉपी बना लेता है, बिकॉज इसके ऊपर क्या है बेटा, इसके ऊपर क्या है मैंने बताया आपको, ये है ORI साइट, वो खुद की अपनी कॉपी बना सकता है, it makes its own copy ओरिजिनल, ठीक है। तो इसने बराबर बेटा अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना ली। अब हमने अलग कलर इसलिए दिया क्योंकि हम पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। एंड आफ्टर दैट ये जो प्लाज्मिड है बेटा, ये यहाँ से क्योंकि छोटा है तो ट्रांसफर होकर के इधर आ जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस होने के बाद आफ्टर दिस प्रोसेस बोथ ऑफ देम विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। नाउ सी हियर, सो वी हैव टू बैक्टीरिया, सॉरी वी हैव टू बैक्टीरिया, दोनों के पास बेटा, दोनों के पास उनका प्लाज्मिड है, ठीक है। ये देखो इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास भी अब प्लाज्मिड आ चुका है, ये भी एक फैक्टर वाला है, ये भी एक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो दोनों आपके सामने हैं, अब दोनों ही F पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, हुआ क्या एक्चुअली, जो बैक्टीरिया जो है ना ससेप्टिबल बैक्टीरिया था, उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जैसे कि उसने वैक्सीन दिया उसको है ना। तो ऐसा बेटा उसने जीन्स ट्रांसफर कर दिए जो जीन उसके अंदर थे ही नहीं। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरिया वाया ए कॉन्जुगेशन ट्यूब, इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन, इजंट इट। हेलो, Can you repeat that? Yes, sir. है ना, इट्स अ सिंपल वन। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कुछ जीन हम लोग सेंड कर रहे हैं, हम लोग क्या वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। Yes. बस यही कि प्लाज्मिड वाले ही जीन सेंड कर रहा है, मेन तो डीएनए के कर नहीं रहा है क्योंकि वो मुश्किल है, ठीक है, बट कर तो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफर को, क्योंकि हमने लास्ट अगर क्लास में आपने अटेंड किया होगा तो मैंने वही सी दो मेथड बताई थी कि हाउ इट विल ट्रांसफर। नाउ अब मैं इसका बेटा आपको एक एडवांस्ड वर्जन बताता हूँ, ठीक है। इस एडवांस वर्जन को हम लोग यूज करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सी इट्स वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। देखो इसका एडवांस वर्जन क्या है, सेम थिंग विल ड्रॉ, सेम थिंग इज विल, है ना साहब। यहाँ पे देखो ये है बच्चों बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का यहाँ पे हमारे पास में बच्चों उसका मेन डीएनए है। नाउ अंडरस्टैंड, इसका प्लाज्मिड भी है। अब ऐसा प्लाज्मिड है बेटा जिसके ऊपर F फैक्टर है, ऐसा कुछ चीजें हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट अब आप देख सकते हो कि ये जो प्लाज्मिड है ऐसे ओपन हो जाता है, सर्कुलर रहता नहीं है, और सर है ना ओपन हो करके बेटा इस जो मेन क्रोमोसोम है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपिसोम, ठीक है। अब ये एपिसोम पहले किसी केवीपी में पूछा गया है। सो एपिसोम जो है, एपिसोम एक्चुअली क्या होता है, एपिसोम का मतलब है कि व्हेन a plasmid get attached over the main chromosome, जो प्लाज्मिड है जो बाहर रहता था, एक्स्ट्रा सेपरेट रहता था, वो जाके अटैच हो गया बेटा मेन डीएनए को, ऐसा होता है नेचुरली, ऐसे कुछ है। तो ये तो F पॉजिटिव है, बट इसको हम लोग बोलते हैं HFR सेल। अब HFR क्यों कहते हैं मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इसका मतलब इसके पास प्लाज्मिड है, ये F पॉजिटिव भी है, तो ये
सेक्स पिलाए बनाएगा, कंजुगेशन ट्यूब बनाने की इसमें एबिलिटी है। एक दूसरा बैक्टीरिया लेते हैं थोड़ा ध्यान देना, ये वाला है F निगेटिव। इसके पास इसका मेन डीएनए है बट इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं इसको F निगेटिव कहता हूँ, बिल्कुल सिंपल। नाउ यू नो द प्रोसेस, ठीक है। इनके बीच में बच्चों ये क्या करेगा, एक कंजुगेशन ट्यूब बना देगा, एंड एज इट विल फॉर्म अ कंजुगेशन ट्यूब, ऑब्वियसली बेटा अब प्रोसेस आपको पता है। अब करना क्या है, प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाना शुरू करेगा। मजेदार बात अब यहाँ पे देख, ठीक है। प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाना शुरू करेगा, यहाँ से कॉपी करना शुरू करेगा, यहाँ से करना शुरू कर दिया, कॉपी बनाना शुरू कर दिया, ये देखो इस तरह से या बट रुका नहीं। और क्या किया इसने, कुछ 2-4 जीन जो है बेटा लेंथ वाइज जो है इसके भी डीएनए कॉपी कर, मेन डीएनए भी कॉपी कर लिया, ठीक है। खुद का तो कॉपी किया तो किया, ठीक है, खुद के साथ बेटा उसका जो डीएनए है मेन डीएनए उसको भी कॉपी कर लिया, और ये सब उठा करके यहाँ भाग जाता है इधर, ट्रांसफर, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यू विल गेट द टू, है ना, यू विल सी द, यहाँ पे आपको अब सेपरेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास में बेटा 2 बैक्टीरिया है आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन में आपको चीज देखने को मिली, इसके पास तो वही था, है ना, यहाँ पे इसके पास उसका एपिसोम चिपका हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये है एपिसोम। अब इसको अगर देखोगे आप लोग तो मरी मजेदार बात ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लाज्मिड आ चुका है। प्लाज्मिड ने, है ना, मेन जो उसका डीएनए है उसके भी जीन उठा करके लेके आ गया है, और वो उसके जो उधर वाला है उसके साथ जाके चिपक गया। अब आप बता सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये वाला जो अभी बना है, ये F पॉजिटिव बन तो गया, बट इट इज हाईली मॉडिफाइड। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ प्लाज्मिड के ही नहीं तो उस बैक्टीरिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल जीन उठा करके लेके आ गया, ठीक है। तो ये होता है बेटा इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये बैक्टीरिया एक नए, है ना, स्पीसीज बनने के लिए तैयार हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। Yes, sir. पहले तो सिर्फ अपना खुद प्लाज्मिड के जीन लेके गया था, अब जब इसने एपिसोम वाला रोल प्ले किया तो इसने वेरिएशन लाने का चांस बढ़ा दिया यार, है ना, क्योंकि उसने इसेंशियल जीन ट्रांसफर कर दिए। अब हमने देखा एज ए साइंटिस्ट वी ऑब्जर्व इट, अरे यार एपिसोम तो जबरदस्त है यार, तो हमें समझ में आया यार प्लाज्मिड को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए जीन ट्रांसफर। प्लाज्मिड आराम से जीन को उठा के लेके जाता है एक जगह से दूसरे बैक्टीरिया में, यहाँ पे हमें दिखता है। सो व्हेन वी ऑब्जर्व दिस, जब हमने ऐसा किया तो ये HFR क्या मतलब है, सॉरी ये तो F पॉजिटिव ही है ना, बट क्योंकि ये बहुत तेजी से वेरिएशन ला सकता है तो हमने कहा इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन सेल। तो H फॉर हाई एंड FR फॉर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इस बैक्टीरिया को हम HFR ना कहते हैं, क्योंकि इसके पास एपिसोम है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. डाउट है? Sir, can you show previous slide? प्रीवियस स्लाइड क्या बेटा, ये क्या शो करना? Yes, sir. From the art sector. यहाँ से? Yes, sir. So can you scroll down a bit? दिस वन? नाउ देखो ये सब चीजें एक्चुअली हमने ऑब्जर्व की है, नॉट इन वन बैक्टीरिया, नॉट इन वन स्पीसीज, इन मेनी डिफरेंट स्पीसीज वी हैव ऑब्जर्व। और ये बहुत, है ना, इससे बहुत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा। नाउ आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं एक महान साइंटिस्ट की, जिनके Sir. कंट्रीब्यूशन, हाँ बोलिए। Sir, can you tell what is episome again, please? एपिसोम इज वेरी सिंपल बच्चा। एपिसोम का मतलब होता है, यहाँ जो प्लाज्मिड आपको दिख रहा है जो बाहर बाहर, ये प्लाज्मिड जा करके यहाँ ओपन हो गया, वो तो सर्कुलर था, वो ओपन हो गया, लीनियर बना,
और लीनियर बन के ये जो है ना मेन क्रोमोसोम उसके साथ जाके अटैच हो जाता है. So it up है ना above the chromosome. Epi means above, zome means body. So it's an episome. That's it. Is it clear? Yes, बच्चे. Yes, sir. Sir, you told the means the definition of episome. Episome definition. It's simple. Episome is a plasmid attached over essential chromosome of bacteria. Is it? Yes, Hello. sir. Okay. नाउ मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा. देखो दुनिया में अब ये तो हमने बहुत बाद में डिस्कवर किया है ना. तो जैसे कि हम लोग फ्रेडरिक मिक्सचर के बारे में शायद जानते होंगे आप लोग. फ्रेडरिक मिक्सचर वाज ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, मतलब उसने क्या किया, वो हॉस्पिटल्स के सामने जाके बैठ जाता था और फिर थोड़ी देर बाद में चाय वाय पी के बेटा हॉस्पिटल के पीछे जो कचरे में बैंडेज फेंकते थे वो जाके कलेक्ट करता था. ठीक है. उसमें से उसने बैंडेजेस में से जो भी पस होता है ना, पस जो वुंड से निकलता है ना, स्पॉइल्ड ब्लड, उसको ढेर सारा कलेक्ट कर लिया. और कलेक्ट करके बेटा उस पस सेल्स में से उसने है ना जो है ना न्यूक्लिन नाम का सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया है ना. न्यूक्लिन, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लिन. बेटा उसी चीज को फिर अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लिन की और ज्यादा स्टडी की. ठीक है. दैट इज व्हाट द वर्ड न्यूक्लिन. ठीक है. और ये जो न्यूक्लिन है इसकी स्टडी करके अल्टमैन ने ये बताया कि न्यूक्लिन शोज द एसिडिक प्रॉपर्टीज, है ना, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है. इसीलिए अल्टमैन ने उस न्यूक्लिन का नाम चेंज करके बाद में रख दिया न्यूक्लिक एसिड. Now you know there are two different types of the nucleic acids. One is the DNA and one is the RNA. Yes, है ना. Now देखो मैक्रोमोलेक्यूल्स तो बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल one is the protein. The protein is also an macromolecule. ठीक है. अब एक्चुअली अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ से देखें, when you study about the evolution, सो एवोल्यूशन के हिसाब से अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ के ऊपर इन तीनों में से पहले कौन आया होगा, प्रोटीन, आरएनए या डीएनए, तो देखो हमारे पास जिस तरह से हमारे हाइपोथेसिस अभी भी हमें समझते हैं, तो सबसे पहले प्रोटीन आया, उसके बाद में बच्चों आरएनए का एग्जिस्टेंस आया एंड सबसे आखिरी में डीएनए आया. नाउ ये आज हम लोग जानते हैं. दिस इज व्हाट आवर टुडेज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एवोल्यूशन. मोलेकुलर है ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बात का बात. ठीक है. तो प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. बट देखो हमारे इसमें तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आया कि इसके, ये तो बाद में हमने बातें की, फिर क्वेश्चन ये आया कि जो भी इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस करने वाला मटेरियल कौन है, मतलब उसका केमिकल नेचर क्या है. इसकी डिस्कवरी के बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया. बोले यार क्या चीज हो सकती है. इज इट अ प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल, इज इट आरएनए और डीएनए. बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह तो क्योंकि बेटा वो बर्न हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, फैट वगैरह जो भी है उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज है. सो दैट दे कैन नॉट बी द स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए बिल्कुल भी वो सुटेबल नहीं है. ये पहले ही हम लोगों को समझ में आ गया. बट फिर भी बेटा राडा इन तीनों के बीच में है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के बीच में. यार इन तीनों में से कौन हो सकता है. तो इसको ढूंढने के लिए बेटा एक सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट सबसे पहले बताया गया था, है ना. दैट इज गिवन बाय द ग्रिफिथ. ठीक है. तो ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले बेटा हम लोगों को ये जो है बहुत पुरानी 1928 20s है ना, वहां पे बेटा उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऐसा एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ठीक है. नाउ इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट. नंबर 1, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल.
तो नंबर 1 चीज हमको ये समझनी है कि ही टुक सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है बेटा डिप्लोकोकस निमोनी। अब ये जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी, ये निमोनिया कॉज कराता है, ठीक है, माइस में निमोनिया कॉज कराता है, ठीक है। अब अगर निमोनिया कॉज कराएगा तो यार डेथ को आएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इसके उसने 2 वैरायटीज ली थी। बड़ा ध्यान से चीजों को समझना बच्चों। देखो, एक वैरायटी है इस बैक्टीरिया की, कोकस है मतलब सर्कुलर बैक्टीरिया होता है। ये जो वैरायटी है इसका इसका इसके अंदर इसका डीएनए है, व्हाटएवर में भी, इसके ऊपर इसका सेल वॉल भी है ना, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये जो है इसका सेल वॉल होता है रफ, ऐसे 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 होता है। तो ये जब भी बेटा इनको अब जब हम पेट्री प्लेट में कल्चर करोगे तो इनके जो कल्चर्स बनते हैं वो ऑन द पेट्री डिश ऐसे रफ कल्चर्स बनते हैं, प्रॉपर बेटा स्मूथ कॉलोनीज नहीं बनाते। इसीलिए इसको हमने R2 स्ट्रेन कहा। आर का मतलब ही रफ है, बिकॉज इट फॉर्म्स रफ कॉलोनीज, ठीक है। उन्होंने एक और बैक्टीरिया इसी इसी का डिप्लोकोकस निमोनी की एक वैरायटी ली। इसके अंदर इसका डीएनए है, इसके ऊपर इसका सेल वॉल भी प्रेजेंट है, बट इट हैज अनदर थिंग। इसके ऊपर है ना, ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक अजीब सी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल कोटिंग, ठीक है। सो दिस बैक्टीरिया हैव द कैप्सूल, सेम बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी। जब इसको आप कल्चर करोगे, मतलब कल्चर मीडियम में आप डालोगे है ना, पेट्री डिश के अंदर इसको आप कल्चर करोगे, तो ये जो कॉलोनीज बनाता है ये एकदम स्मूथ कॉलोनीज बनाएगा, ऊपर एकदम सरफेस के ऊपर एकदम स्मूथ कॉलोनीज दिखाई देंगे। तो स्मूथ से इसने कहा इसको S3 स्ट्रेन, ठीक है। सो इस तरह से उसने नाम दिए, एक R2 स्ट्रेन और एक S3 स्ट्रेन। बड़ा ध्यान से समझना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल डिफरेंस है, एक के ऊपर ये जो कैप्सूल है ये प्रेजेंट है और दूसरे के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। नाउ थिंक ओवर दिस। जब ये वाला बैक्टीरिया आपके ब्लड में एंटर करेगा, जब ये वाला बैक्टीरिया आपके ब्लड में एंटर करेगा, ठीक है, तो हमारे WBCs जो होते हैं, हमारे WBCs जो कि बहुत बड़े होते हैं, मैक्रोफेजेस, इनको पकड़ के खा जाएंगे ये बैक्टीरिया को और खत्म कर देंगे। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं है उसको ये आराम से पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये रफ है, रफ सरफेस है इनका, तो बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया R2 है इज अ नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मतलब ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. नाउ? ध्यान से। अब मान लो बेटा अगर ये हमारे अंदर आ गया ना, ये इधर दिख रहा है, ये वाले बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर आ गए है ना, जो यहाँ पे कैप्सुलेटेड है, इसको हमारे WBCs पकड़ के खा नहीं पाते, क्योंकि जैसे इसके तरफ ये है ना मूव करते हैं, ये जो कैप्सूल होता है बड़ा ही स्मूथ और स्लिपरी होता है, स्टिकी नहीं होता, तो उसके वजह से कैप्सुलेटेड जो है उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया है जब तक खाए इसके, क्योंकि ये तुरंत डिवाइड होते तो बेटा 2 कॉपीज बना लेगा, 2 से 4 बना लेगा, एंड बैक है ना हमारे WBCs उसको किल करे उससे पहले ये अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है, और पकड़ पाता नहीं, पकड़ा भी तो एक हाथ मारेगा तब तक और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एंड सो दैट इट इंक्रीजेस, इट इन्फेक्ट द लंग्स एंड इट विल कॉज द डिजीज। सो ये वायरुलेंट है। क्लियर बेटा? Yes, sir. एवरीवन, इतना डिफरेंस समझ में आया? एक है नॉन वायरुलेंट, एक है वायरुलेंट। दिस इज व्हाट मोर अभी अभी देखो है। अब मजेदार बात तो अभी आगे है। मजेदार बात ये है कि मैं अब सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यही दोनों ही डिप्लोकोकस निमोनी ही है, दोनों डिप्लोकोकस निमोनी है, ठीक है। Why one strain have the capsule and why another do not have? इसका क्या आंसर है? So it is due to genetic modification during conjugation. नो, देयर इज कंजुगेशन वगैरह ठीक है। आप सादा एक पॉइंट बोलो, सादा पॉइंट। हम लोग प्लाज्मिड की भी बात नहीं बोल रहे,
डोंट, मैं बोल देता हूँ कि इनके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, नो प्लाज्मिड इज देयर, सो फॉरगेट अबाउट कंजुगेशन, forget about everything, give a simple answer to this. The simple answer is, sir, जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है ना R2 स्ट्रेन, उसके अंदर कैप्सूल बनाने वाला जीन अब्सेंट है। यस, गॉट द स्टेटमेंट? हेलो, है ना? अच्छा, ये क्यों कैप्सूल बना रहा है बताओ? ये कैप्सूल इसीलिए बना रहा है क्योंकि इसके जो इसेंशियल डीएनए में कैप्सूल बनाने वाला जीन प्रेजेंट है, दैट्स इट। तो इसमें वो जीन है और इसमें जीन नहीं है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा क्या आप एक R2 स्ट्रेन को S3 स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या आप एक R2 स्ट्रेन को S3 स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज प्लाज्मिड यस। होता तो प्लाज्मिड की जरूरत नहीं है। देखो, आप उसी में अटके मत रहो, मैंने 3 मेथड बताई है, आप पहले वाला क्लास भूल गए। ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होता है, ट्रांसडक्शन भी तो होता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो इजी प्रोसेस है, जस्ट सराउंडिंग मीडियम से वहां कहाँ प्लाज्मिड आया? हाँ यस और नो? यस सो है ना, मैंने बोला ना, आप प्लाज्मिड के बारे में भूल जाओ, एवरी टाइम डोंट यूज, है ना? तो यहीं पे तो लॉजिक है। सो यहाँ पे अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, ग्रिफिथ का। एकदम मास्टर स्ट्रोक एक्सपेरिमेंट है भाई इसका, ठीक है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखो, ही टुक समथिंग, है ना, बड़ी मजेदार बात है। एक बेटा माइस ले लिया है, चलो, है ना। इस माइस को इसने इंजेक्ट किया बेटा R2 स्ट्रेन का कल्चर बनाया, R2 स्ट्रेन का सॉल्यूशन बनाया और इसके ब्लड में डाल दिया। ले भाई एंजॉय, ठीक है। तो ये जो माइस है इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये सेफ रहा क्योंकि नॉन वायरुलेंट है R2, मतलब WBC इसने मार डाला यार। तो R2 स्ट्रेन कुछ नहीं कर पाया, नो निमोनिया, ठीक है। सो है ना, ये सरवाइव कर गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। नाउ अगेन, है ना, ये चुप नहीं बैठा भाई, इसने क्या किया, ठीक है, S3 का सॉल्यूशन बनाया भाई। अब ले, अब मजा देख। अभी S3 स्ट्रेन इसमें डाला तो ऑब्वियसली यार, ठीक है, इसको यार निमोनिया हुआ, माइस को निमोनिया हुआ एंड माइस डाइड, ठीक है, डेथ हो गया, खत्म खत्म। तो माइस की डेथ हुई बच्चों। नाउ ये देखो, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में जो उसने किया वो बहुत कमांडेबल है। व्हाट ही डिड, उसने माइस एक लिया और इस माइस से पहले इसने ये जो S3 बैक्टीरिया होते हैं ना, ये वाले, इनको हीट किल किया, ठीक है। व्हाट ही यूज्ड, द हीट किल्ड S3 स्ट्रेन, और देखा कि क्या होता है, और रिजल्ट आया कि यार सरवाइव। अरे, इसको अजीब सा शॉक लगा, भाई यार ऐसे कैसे हो गया। अभी इसको हीट किल किया तो यार ये बच गए, माइस को कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे आप हीट किल करते हो, ठीक है, तो हीट किल जो भी सब्सटेंसेस है वो WBCs के लिए जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो आसानी से पकड़े जाते हैं, उसकी वायरुलेंसी खत्म हो चुकी है, इसीलिए बेटा वो उसको कुछ कर नहीं पाता, ठीक है, और उसको निमोनिया होता नहीं है और वो सरवाइव कर जाता है। इजंट क्लियर? हेलो, यस एवरीवन, ठीक है। Yes. बट जो उसने जो 4 स्टेप की ना यार, वो गजब की है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखो, ये बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट नहीं होते, कोई एकदम हवाई बातें नहीं होते, सिंपल स्टेप्स भी होते हैं। सो है ना, नाउ व्हाट ही डिड, उसने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में R2 स्ट्रेन को मिक्स किया प्लस हीट किल्ड S3 को मिक्स किया। देखो, अगर आप पहले रिजल्ट को देखोगे तो R2 कैन नॉट किल, हीट किल्ड कैन नॉट किल, बट जो रिजल्ट मिला वो शॉकिंग था। शॉकिंग ये था कि भाई इसको निमोनिया हुआ एंड द डेथ ऑकर्ड। अब यार ये तो शॉक में, ऐसा कैसे हो गया?
R2 cannot kill, it killed S3 cannot kill. How that, है ना? The mixture जो incubated mixture था R2 और heat killed का, उसने कैसे इसको मार डाला? तो इसने क्या किया, जो डेथ हुई थी ना माइस की, उसका ब्लड और सीरम निकाला, ब्लड सीरम निकाला, ठीक है? उस सीरम को बेटा एक पेट्री डिश के ऊपर कल्चर किया, और उसने जो चीज देखी वो शॉकिंग थी। उसको मिला बेटा स्मूथ कल्चर, मतलब उसको मिले बैक्टीरिया S3। देखो, ठीक है? तो उसने बताया क्या, पता नहीं कैसे, बट R2 बैक्टीरिया जो जिंदा थे वो S3 में कन्वर्ट हो गए। यस, हेलो, दिस इज द 4th स्टेप ही डिड, है ना? अब ये जो भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे, क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? R2 बैक्टीरिया S3 में कन्वर्ट हो गए सारे। अब ये कैसे पॉसिबल है? आई विल शो यू दिस, ठीक है? बट यहाँ पे अब ये उसको भी नहीं पता था, उसने कहा कि समथिंग, सम केमिकल इज देयर, है ना, जो ऐसा कर पाता है। उस केमिकल सब्सटेंस को उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। उसने कहा दैट केमिकल इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ को नहीं मालूम था एक्चुअली क्या हुआ। ग्रिफिथ ने ये कहा कि whenever you incubate R2 with the heat killed S3, है ना, you will get the S3 bacteria, not the R2 living. Now I will tell you what is the main thing. देखो, बहुत सिंपल ये है कि ये है R2 बैक्टीरिया, ये उसका सेल वॉल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? आपने S3 को हीट किल किया मतलब बेटा उसको तोड़ ही डाला ना, मार ही डाला, तो उसके डेब्रीज बने बहुत सारे। और इन डेब्रीज में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इसके बहुत सारे जो भी बैक्टीरिया है उनके डीएनए के फ्रैगमेंट्स है। ये S3 हीट किल्ड है बच्चों। नाउ दीज आर द फ्रैगमेंट्स हियर। नाउ इसने क्या किया, इसको तो कुछ नहीं पता था ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये होता है, ये कुछ नहीं पता था, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस, इसका मेन डीएनए यहाँ पे है, इसके डेब्रीज बने, ये उसके बेटा डीएनए फ्रैगमेंट्स है S3 के, ठीक है? नाउ पॉसिबली मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द जीन फॉर कैप्सूल, ठीक है? अब हुआ ये कि जब आप लोगों ने इन दोनों को एक साथ इंक्यूबेट किया, इंजेक्ट करने से पहले आपने क्या क्या डाला, यहाँ पे R2 लिविंग बैक्टीरिया डाल दिए और ये सारे डेब्रीज डाल दिए, जिसमें ये जो है S3 के सारे डीएनए मौजूद है, कुछ इंटैक्ट है, कुछ टुकड़े हैं, कुछ भी है, ठीक है? लकीली मेनी टाइम्स ये जो डीएनए है वो इसके अंदर घुस गया, ठीक है, और वहां एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट हो करके जितने भी R2 है ना, उनमें से बहुत R2 जो है उनको S3 में कन्वर्ट कर निकालोगे और कल्चर करोगे तो आपको S3 स्ट्रेन बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है? आज हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो मैंने उस दिन बताया था। अगर आप हीट शॉक देते हो, है ना, कैल्शियम के प्रेजेंस में, बराबर, तो क्या होता है बेटा, सेल वॉल ओपन हो जाता है, रप्चर्स होते हैं, और बेटा जो सराउंडिंग मीडियम से बैक्टीरिया है वो अंदर घुस जाते हैं, सॉरी डीएनए है, फ्रैगमेंट्स है, वो अंदर घुस जाते हैं। यही चीज वहां पे हुई, ये ग्रिफिथ को नहीं पता था ये क्या हुआ, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या चीज है उसे नहीं पता थी, बट उसके एक्सपेरिमेंट ने एक कंप्लीटली एक डायरेक्शन ही बदल दी बेटा सबकी, है ना? इट चेंज द डायरेक्शन, है ना? यहाँ पे उन्होंने सोचा अरे ये कैसे हो गया, हाउ द R2 स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, एकदम एक प्रकार का स्ट्रेन है R2 स्ट्रेन, उसको S3 स्ट्रेन में कन्वर्ट किया गया, तो उसको हम लोग कहते बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। हेलो, हेलो, Yes, sir. इज इट देयर डाउट? देखो ये चीज क्लियर हो इसीलिए मैंने पहले ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पहले बता के रखा है, नहीं तो फिर ये दिमाग में घुसता नहीं। मतलब एक बार वो R2 स्ट्रेन में S3 का डीएनए घुस जाता है, पर हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं घुसता, है ना?
इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अब जो मुद्दा है यहाँ पे देखो, नोटिस करो। एक तो फिर एक है ना, बहुत सालों बाद में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, मतलब इज इट अ डीएनए और आरएनए और प्रोटीन, क्या चीज है भाई ये पता करने के लिए फिर यहाँ पे है ना 3 साइंटिस्ट आए। एक का नाम है बेटा अवेरी, एक का नाम है मैक्लियोड और एक का नाम है मैककार्टी। ठीक है, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ठीक है, कार्टी। ओके, सो दिस आर द एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट ने आपको बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देखो कैसा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है इनका भी। नाउ अंडरस्टैंड हाउ दे डिड इट। देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल लॉजिक आपको पहले समझा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक, ताकि आप एकदम क्लियरली समझ जाओ। अंडरस्टैंड दिस। इफ आई विल यूज एन एंजाइम डीएनएज, अगर डीएनए यूज करता हूं तो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, बराबर, डीएनए को खत्म कर देगा क्योंकि ये डीएनए है। वैसे ही अगर मैं आरएनए यूज करूं तो ये एंजाइम है तो वो क्या करेगा बेटा, आरएनए डाइजेस्ट करा देगा। वैसे ही अगर मैं प्रोटीएजेस यूज करूं तो प्रोटीएजेस तो क्या होगा बताओ, इट विल डाइजेस्ट द प्रोटीन। ठीक है, वैसे अगर मैं लाइपेज यूज करूं तो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स यूज करो तो कार्बोहाइड्रेट, ये सब हो सकता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, सब लोग बड़े ध्यान से देखो, ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सारे जो भी S3 का जो भी S3 बैक्टीरिया के डेब्रिज डाल दिए, सारा जितना भी हिट किल्ड बैक्टीरिया था सब डाल दिया। ठीक है, सब कुछ डाल लिया, सब पोर कर दिया। और क्या क्या डाला इसमें, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएजेस, ठीक है, आरएनए सब डाला। तो मुझे बताओ, इसमें अगर लाइपेज डाला तो लिपिड खत्म, कार्बोहाइड्रेट डाला तो कार्बोहाइड्रेट विल बी डाइजेस्टेड, है ना। आरएनए डाला है तो आरएनए विल बी डाइजेस्टेड, प्रोटीएजेस डाले तो प्रोटीन्स विल बी डाइजेस्टेड। मतलब कौन बचा रहे, कौन बचा, सिर्फ डीएनए, ओनली डीएनए। नाउ यू डू द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डीएनए, प्योर डीएनए बचा हुआ है ऐसा लग रहा है। सो जस्ट डू वन थिंग, है ना, यहाँ पे इसमें बेटा R2 बैक्टीरिया डाल दो जिंदा वाले। S3 तो डेब्रिज डाले थे हमने, ठीक है, तो ये बचा डीएनए ऑफ द S3। हमने R2 बैक्टीरिया भी इंक्यूबेट किए एंड आफ्टर दैट आइसोलेट इट, व्हाट यू विल सी, यू विल सी द S3 स्ट्रेन। तो इन्होंने ये सादा एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि भाई द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज अ डीएनए। हेलो, गॉट इट? Yes, sir. है ना, देखो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये, और मैंने एकदम टू द पॉइंट बताया। इसको देखो टैली भी कर सकते हैं। टैली कैसे करते हैं, देखो ये है टेस्ट ट्यूब बच्चों। आपने क्या किया, यहाँ पे S3 स्ट्रेन का डेब्रिज डाला और इसमें डाल दिया आपने डीएनएस। अब डीएनएस है तो क्या करेगा वो, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, पूरा डाइजेस्ट, डीएनए खत्म, डीएनए खत्म। अब इसमें R2 स्ट्रेन डालो तो क्या मिलेगा आपको पता है, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ओनली R2, इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म। तो ये दोनों तरफ आपको देखने को मिल रहा है ना, ये टैली एक्सपेरिमेंट है। आप समझ रहे हो बेटा, ये वाला समझा, इधर वाला ये बी साइड, ये ए साइड। इसमें सिर्फ डीएनए डाला तो डीएनए विल बी नॉट देयर, अगर डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपने सब डाला और डीएनए नहीं डाला तो डीएनए है तो बेटा डेफिनेटली, है ना, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज अ डीएनए। हेलो, इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो ये है ना एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, इनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये चीजें नोटिस करने वाली हैं। बट पता है आपको, बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया यार। आप कोई लॉजिक देना चाहोगे, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, मतलब डीएनए ही, द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, ऐसा इन्होंने बोला ये सब एक्सपेरिमेंट करके। आर यू कन्विंस्ड? यस सर, क्योंकि
शायद दोनों ही एक्सपेरिमेंट से सब कन्विंसिंग रिजल्ट तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट और जो केमिस्ट और मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट वो कन्विंस हो गए, यस। बट देखो साइंस यही है, बहुत सारे हुए नहीं। क्वेश्चन क्या है पता है, ऑब्जेक्शन क्या है इसमें? जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ऑब्जेक्शन, बड़ा ध्यान से सुनो। अरे आप S3 स्ट्रेन ले लो, S3 स्ट्रेन नहीं, हमें S3 को किल करना पड़ेगा, हिट किल्ड, उसके डेब्रीज लेने पड़ेंगे या आइसोलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। आर यू श्योर? आपका क्या डाउट पूछा आपने? सर अगर S3 सेल्स अलाइव होते तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत ही क्या है? हम तो R2 को S3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या भाई है? व्हाट इज नीड ऑफ डूइंग दैट? नो नीड, रहने तो जैसा है वैसा है, यस, है ना। एनीवे, तो यहाँ पे अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझो कि हुआ क्या, कि जैसे होता है ना, मतलब अपने DNA फिंगरप्रिंटिंग किया, एक मर्डर हुआ है, मर्डर के सीन पे एक हेयर फॉलिकल मिला, अब आपने हेयर फॉलिकल से DNA आइसोलेट करके पता कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि एक जो सस्पेक्ट है वहां पे मौजूद था। बट ये तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो इंसान जो आप जो सस्पेक्ट है वो वहां पे प्रेजेंट था, बट हेयर फॉलिकल होने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि उसने ही मर्डर किया। लॉजिक कुछ आया आपके पकड़ में? हेलो हेलो, DNA है वहां पे। जब R2 स्ट्रेन S3 में ट्रांसफॉर्म हुआ तब DNA है, एक्सेप्टेड। बट DNA ही किया ये कौन बताएगा? साइंटिस्ट लोग है भाई, आपको तो दिखाना पड़ेगा। हेलो, है ना। सो Yes, मेनी sir. मेनी ऑफ देम वेर नॉट कन्विंस्ड। नहीं नहीं, नहीं मानेंगे, जा बता कैसे DNA कैसे करेगा? अरे ये बात है। तो इसके लिए फिर एक भयंकर लेवल का एक्सपेरिमेंट हुआ है यार, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। वो किया था दो लोगों ने, इसको बोलते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये नोबेल प्राइज वाले भी लोग हैं यार, हर्शे एंड चेज, ठीक है। नाउ इनका एक्सपेरिमेंट को समझो, बहुत आसान है। बेसिकली अगर आप हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट समझने चाहते हो तो एक बेसिक पॉइंट तो पहले समझो। फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो DNA होता है, DNA में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब होता है। मतलब उसका पेंटोज शुगर ले लो, नाइट्रोजनस बेसिस, हर चीज, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ले लो, तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा कुछ होता है DNA में? नहीं होता ना, है ना। आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ा है ना बच्चों, इज देयर एनीथिंग? नो, ओनली दिस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इतना ही होता है, इससे DNA बनता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इफ आई विल से अबाउट द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बारे में मतलब अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स में देखो, उसमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन होता है, उसमें भी होता है, बिकॉज इट्स अमीनो एसिड, अमीनो, NH2 ग्रुप इज देयर, बट आल्सो इट हैज अ सल्फर, सल्फर इन द सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। अब ये मैंने बताया आपको पहले भी, है ना, सल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं। बट नोटिस यहाँ पे ये नहीं करना है कि किसमें क्या है, ये करना है कि किसमें क्या नहीं। नंबर 1, DNA डू नॉट हैव अ सल्फर। DNA में कभी सल्फर होता है क्या? नहीं होता, यस और नो, है ना। DNA में सल्फर नहीं होता। वैसे ही द सेम थिंग, फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोटीन, यस। अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, ठीक है, और एक बैक्टीरिया के न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको दे दिया खाने के लिए, भैया खा जाती है, ले ले, तेरे तेरे लिए बनाया, तो बताओ बेटा उसकी रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिलेगी? DNA RNA में या प्रोटीन्स में? जस्ट टेल मी। यस, हेलो, where you will detect the radioactivity in that bacteria? Is it in DNA or proteins? Why? Because you are using the radioactive isotopes of the phosphorus. And if you are using the radioactive isotopes of the phosphorus, you will see the radioactivity emission
in the DNA only or RNA only, because that phosphorus is there. Hello, is it clear? Yes, sir. Now see, if you take the sulfur as a radioactive molecule, not as a phosphorus, not the phosphorus, अपने नॉर्मल फॉस्फोरस फीड किया, इस बैक्टीरिया को आप लोगों ने सल्फर, रेडियोएक्टिव सल्फर मीडियम में अगर ग्रो किया, तो आपको जो रेडियो एक्टिविटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? इज इट इन द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन? Proteins. आंसर इज इट्स इन द प्रोटीन. आई थिंक इट्स अ बेसिक. वन नंबर इज क्लियर. बेसिक क्लियर है? हेलो. Yes, sir. बहुत आसान है यार, बहुत आसान है ना? तो ये चीज उन्होंने की. अब दूसरी चीज देखो, सेकंड पॉइंट देखो. हम लोग जानते हैं, एक देखो, वायरस जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज. ये बोलते हैं, ये वायरस है. इनको देखा भी होगा आप लोगों ने, ये बड़े फेमस है, ऐसे होते हैं, है ना? बहुत बार ऐसे इनके फोटोज रहते हैं इधर उधर. लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था यार, है ना? लास्ट टाइम दिखाया था ना ट्रांसडक्शन में. हेलो. तो इसमें तो दो ही चीजें होती है बैक्टीरियोफाज में भी. मतलब जो वायरस होते हैं, दे आर ओनली मेड अप ऑफ टू थिंग्स, है ना? इसके बाहर का जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड, दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स ओनली. ओके ना. और इसके अंदर का जो डीएनए होता है, मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर जो डीएनए है ना, बस. मतलब बैक्टीरियोफेज में यार दो ही चीजें होती है, एक तो प्रोटीन है तो डीएनए, बाकी आरएनए, लिपिड्स है, कुछ नहीं होता दूसरा, नथिंग एल्स. सिर्फ एक कैप्सिड ऑफ प्रोटीन्स एंड देन अंदर डीएनए, बाकी इसके अलावा इस वायरस में कुछ और है ही नहीं बेटा, नथिंग एल्स. ठीक है. नाउ आपको तो पता है वायरस मल्टीप्लाई कैसा करेगा, ये बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा. लास्ट टाइम बताया था मैंने ट्रांसडक्शन में, बराबर है? यस और नो? हाउ इट विल मल्टीप्लाई. ठीक है. ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को अटैक करेगा, ठीक है, उसकी मशीनरी यूज करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनवा लेगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस, है ना? इफ यू आर टू मच टैलेंटेड पीपल, ये सी, बड़ा ध्यान से देखो, ये है आपका पेट्री डिश. क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये पेट्री डिश में बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया हमने ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है. और जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, जो खाना दिया है इनको, इट हैज द रेडियो एक्टिव फास्फोरस. तो इसका मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया है ना सारे, इनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट है इन देयर डीएनए एंड आरएनए. बट मेरा कुछ फायदा नहीं है. अब मैं क्या करता हूँ, बड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इनके ऊपर दे दिए बैक्टीरियोफेज, छोड़ दिए, भैया तुम जाओ इनको अटैक करो यार, खाओ इनको, चलो, और अपना कॉपीज बनाओ. ठीक है. नाउ यू विल गेट द वायरसेस. ये बैक्टीरिया को मार मार के बहुत सारे वायरस निकलेंगे. बताओ बेटा, वो जो वायरस होगा, क्या वो रेडियो एक्टिव होगा? द आंसर इज यस. उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव होगा. कितने लोगों को क्लियर हुआ रे? हेलो. क्योंकि देखो, फास्फोरस आपने उसके न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला, बैक्टीरिया में गया, बैक्टीरिया के अंदर बेटा वही है. अब वायरस अगर मल्टीप्लाई भी करेगा तो वायरस बैक्टीरिया के अंदर करेगा, तो जो बैक्टीरिया में है वही वो अपने अंदर लेगा ना, वो अलग से तो कुछ लाएगा नहीं. तो बेटा आपको ऐसे वायरस मिलेंगे बहुत सारे जिनका डीएनए रेडियो लेबल्ड है. आर यू श्योर? यस. ओके, वेरी नाइस. नाउ द सेकंड स्टेप. नाउ सपोज द सेम थिंग आई विल यूज हियर. देखो यहां पे एक पेट्री डिश लिया है, दिस इज अ पेट्री डिश. अब इस पेट्री डिश में हमने जो खाना डाला है, न्यूट्रिएंट मीडिया, उसमें जो भी अमीनो एसिड्स है बेटा, वो सारे रेडियो एक्टिव सल्फर से बने हुए हैं. और अगर रेडियो एक्टिव सल्फर है तो बेटा इनके ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो होंगे, उनका जो भी प्रोटीन कंटेंट होगा वो सारा रेडियो एक्टिव होगा विद द सल्फर. नाउ अगर आप इनके ऊपर जो वायरस डालोगे, इनके ऊपर बोलोगे जाओ रे भैया पार्टी एंजॉय, ठीक है, ऐसा करोगे, तो व्हाट विल हैपन? इनसे जो वायरस मिलेंगे, बाहर निकलेंगे, वो सारे कैसे होंगे बेटा? वो सारे कैसे होंगे? नहीं, वो भी रेडियो एक्टिव होंगे यार, बट उनका प्रोटीन कैप्सिड रेडियो एक्टिव होगा, डीएनए विल बी नॉर्मल. ये समझो. तो ये जो है इनका कैप्सिड, क्योंकि कैप्सिड प्रोटीन है ना यार, तो डेफिनेटली इसमें सल्फर आ जाएगा. कितने लोगों को समझ में आ रहे यहाँ तक?
हेलो, एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. ठीक है। नाउ अब आपके पास में दो प्रकार के वायरस है। यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियोफाज। एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, और आपके पास दूसरा एक बैक्टीरियोफाज है जिसका बेटा प्रोटीन जो है, मतलब कैप्सिड ऊपर का कोटिंग, वो रेडियो लेबल्ड है। यस एवरीवन, है ना? बहुत बढ़िया। नाउ अंडरस्टैंड दिस। 4 स्टेप पे आते हैं। 4 स्टेप देखो। देखो 4 स्टेप बहुत ही सिंपल है यार। इसमें क्या हो रहा है, आपको एक ये लेना है, ये सारे जो भी वायरस लेने हैं। देखो ये सादा बैक्टीरिया ले लो, इसको कुछ नहीं, ये कल्चर मीडियम ले लिया हम लोगों ने, इसका बेचारे का सादा डीएनए है ना, नो फॉस्फोरस रेडियो लेबल्ड नथिंग। बट इसके ऊपर जो वायरस हम लोग छोड़ रहे हैं ना, ये वायरस थोड़ा अजीब है। ये है, इसका डीएनए है रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस वाला, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। नोटिस इट कि हमेशा क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, डीएनए ही अंदर जाएगा और ये जो बाहर रहता है इसको बोलते हैं घोस्ट। मैंने कहा था इसको बोलते हैं होस्ट। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू। तो प्रोटीन कैप्सिड रिमेन्स ऑलवेज आउटसाइड एंड डीएनए एंटर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, है ना? तो इसका मतलब अगर ये हम लोग डिटेक्ट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी बैक्टीरिया होते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ वायरस ले लिए हम लोगों ने, उनको बेटा ये करने दिया हमने जो भी इसका नाटक है इन्फेक्शन वाला, और ये बैक्टीरिया और वायरस के कल्चर को हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में लिक्विड में डाल के गोल 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 घुमाया। तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब्स को, है ना, तो रोटेशन पर मिनट 15,000 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, इतने स्पीड से घुमाओगे, तो होता क्या है कि जो बड़े बड़े बैक्टीरियल सेल है वो सारे बेटा नीचे सेटल हो जाएंगे। दे विल सेटल बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज। जो बेटा लिक्विड होता है, सुपरनेट एंड लिक्विड, उसमें आपको बेटा वायरस के जो घोस्ट है वो तैरते हुए मिलेंगे। आप अल्ट्रावायलेट रेज में जब इसका रेडियो एक्टिविटी चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पैलेट है नीचे सेटल हुआ है और ये सुपरनेटेंट जो ऊपर तैर रहा है, ठीक है, आपको रेडियो एक्टिविटी पैलेट में दिखेगी। यू विल सी द रेडियो एक्टिविटी इनसाइड द पैलेट, ठीक है, यू विल सी द रेडियो एक्टिविटी इनसाइड द पैलेट। व्हाट यू हैव प्रूव्ड दैट? बेटा रेडियो एक्टिविटी पैलेट में है, मतलब बैक्टीरिया में है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन घुसा? कैप्सिड या वायरस का डीएनए गया, क्योंकि हमने वायरस ही ऐसा यूज किया जिसका डीएनए लेबल्ड है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी उसके डीएनए में है, और अगर पैलेट में बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको, सुपरनेटेंट में मतलब जहां कैप्सिड तैर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर ही रह जाते हैं, अंदर घुसते ही नहीं, ठीक है, हल्के हल्के होते हैं तो बाहर बाहर तैरते हैं, उनकी डेंसिटी उतनी होती नहीं है। इसी चीज को एविडेंटली उन्होंने साबित कैसे किया? लेट्स टेक अनदर बैक्टीरियल कल्चर which is a simple, which do not have any radioactivity, but right now अब आपको करना क्या है, इस समय आप वो वाले बैक्टीरियोफेज ले लो जिनका प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है, जिनका फॉस्फोरस वाला कार्यक्रम नहीं है, सल्फर वाला कार्यक्रम है, तो इनका डीएनए नॉर्मल है, एंड बाय दैट वे इनका डीएनए ही अंदर जाता है, तो डीएनए गया। फिर से बेटा आप, है ना, रोटेशन पर मिनट वाला कार्यक्रम करो, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला कार्यक्रम करो, आपको लिक्विड मिलेगा, आपको पैलेट मिलेगा। पैलेट में होते हैं बैक्टीरिया, लिक्विड सस्पेंशन जो होता है, दिस इज अ सस्पेंशन, ठीक है। नाउ दिस टाइम यू विल गेट द रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट। मतलब जितने भी कैप्सिड है वो सारे बेटा बाहर तैर रहे हैं, ये साबित कर दिया आप लोगों ने। व्हाई? बिकॉज वो कभी बैक्टीरिया में घुसते ही नहीं है। तो बेटा अगर बैक्टीरिया में दो ही चीजें हैं, सॉरी वायरस में दो ही चीजें हैं, वन इज अ डीएनए एंड वन इज अ आरएनए, वन इज अ प्रोटीन, और डीएनए ही अगर अंदर जाता है और बाकी चीज तो उसके जिंदगी में कोई कुछ बनती नहीं है। सो द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट हैज दैट एबिलिटी टू control the bacteria,
to control its machinery and make the millions of copies of the viruses. तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में दिखाई दे रही है, मतलब वायरस का जो प्रोटीन है वो हमेशा बाहर रहता है, ठीक है सर। जब कैप्सिड रेडियो एक्टिव वायरस होस्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करेगा, क्या जब कैप्सिड रेडियो एक्टिव वायरस होस्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करेगा तो विथ रेडियो एक्टिव होगा कि नहीं? फिर एक बार क्वेश्चन कैसा था? सर जब कैप्सिड रेडियो एक्टिव वायरस होस्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करेगा, नहीं, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी ही नहीं, और ना ही उससे जो वायरस मिलेंगे उनमें रेडियो एक्टिविटी होगी, क्योंकि कैप्सिड्स में रेडियो एक्टिविटी और कैप्सिड अंदर जाता ही नहीं है। यही तो प्लस पॉइंट है इस एक्सपेरिमेंट का। तो बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहे? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन गॉट इट? तो यहाँ से उन्होंने डायरेक्टली बेटा रेडियो एक्टिविटी दिखा दी, सेल के अंदर ऑटो रेडियोग्राफी दिखा दी कि डीएनए कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे एक्शन ले रहा है, ये सब चीजें बेटा उन्होंने दिखाई है। और जैसे बेटा ये सब देखा तो ये साबित हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला था, या एवेरी, मैकलियड और मैककार्टी ने जिसको बोला था कि डीएनए शुड बी देयर, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव किया था। तो बार बार मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन देखने, तो हु प्रूव्ड, है ना, with certainty that DNA is the genetic material? The answer is Hershey and Chase. Yes, everyone. Yes, sir. है ना? तो ये वो एक्सपेरिमेंट है बेटा जिससे ये साबित हो गया यार। खतरनाक बातें हैं, लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बस यू शुड बी फोकस्ड इसमें, है ना, जैसे एक चीज में लगे रहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। देखो अभी हम लोग ये बातें को समझ चुके हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ओके, है तो है, अच्छी बात है। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा देन? व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा? तो सेंट्रल डोग्मा का सिंपल मतलब होता है कि जो डीएनए से कॉपी होकर के आरएनए बनेगा, आरएनए से कॉपी होकर के बेटा प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वैटसन एंड क्रिक ने ये चीज बताई कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि देखो यार इसमें एक और चीज ऐड करो, डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, ओके, वो क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओहो, कुछ लोगों ने और बताया कि देखो यार ये भी होता है, जो आरएनए वाले वायरस होते हैं पहले आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, तो इसको क्या कहो? सो इसको कहो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसी को हम लोग टेमिनिज्म भी कहते हैं। नाउ वर्ड्स को समझते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है? देखो डीएनए की लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड बेसिस की लैंग्वेज है, आरएनए की भी लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड बेसिस की लैंग्वेज है, इसीलिए डीएनए में बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल दिया जाता है, ट्रांसक्रिप्ट, छोटे छोटे स्क्रिप्ट निकालना, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट आरएनए की लैंग्वेज बेसिस वाली है और प्रोटीन की लैंग्वेज अमीनो एसिड्स वाली है। तो बेसिस वाली लैंग्वेज को पढ़ करके अमीनो एसिड वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, मतलब एक अलग भाषा में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग तो जानते हैं, मतलब अगर कोई चीज हम इंग्लिश वाले बुक को, है ना, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी की इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या एनी लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो सो दैट वी हैव कॉल्ड दिस एज अ ट्रांसलेशन बिकॉज आरएनए में जो लैंग्वेज है इट इज द नाइट्रोजनस बेसिस लैंग्वेज। प्रोटीन्स में जो लैंग्वेज है उसकी जो अल्फाबेट्स है बेटा वो है अमाइनो एसिड। यस एवरीवन, होप इट इज क्लियर, है ना। टेमिनिज्म इसीलिए उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को,
क्योंकि टेमिन और बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम टेमिनिज्म कहते हैं। बच्चों यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि हम लोगों को है ना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना, इन चीजों में से अब हमें समझना है। सबसे पहले तो देखो, आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, अगर सारी चीजों को समझना है तो मैंने वैसे भी डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताई थी, बट आरएनए के बारे में कुछ आप लोग ज्यादा जानते नहीं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल मैंने डीएनए के बारे में बताया, बहुत सारे प्रॉब्लम ये वो सब किए आपने, है ना। हेलो, Yes. ओके। बट आरएनए के बारे में आप बहुत कम जानते हो। सही में देखा जाए तो आरएनए ही मेन ये है। ठीक है, आरएनए के बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है। देखो हम लोग क्या मानते हैं, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड। ये क्या है भाई? जैसे हम लोग मानते हैं ना कि देखो दुनिया में सबसे पहले कुछ भी नहीं था, फिर डायनासोर आए, जुरासिक पार्क, आपने मूवीज देखी होंगी। फिर जुरासिक पार्क में जो भी एनिमल थे वो मर गए, वो खत्म हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत सारे हाइपोथेसिस है उसके। ठीक है, एंड देन ह्यूमन बींग्स का वाला एरा आया, तो ये है। तो ऐसे ही होता है कि पहले प्रोटीन आए, फिर आरएनए आए, फिर डीएनए आए। इसका मतलब है कि देखो डीएनए आने से पहले, एज ए डीएनए तो हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, बट डीएनए आने से पहले इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, या जो भी बेटा प्रोसेसेस होती थी लिविंग बायोमोलिक्यूल्स की, उसको आरएनए ही कंट्रोल करता था। क्यों? इसे कैसे? बिकॉज देखो आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना, इट इज एक्टिंग लाइक a genetic material in virus। तो अगर आप वायरसेस को देखोगे तो डेफिनेटली बेटा आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इट्स यस यस, है ना। तो इसमें ये एबिलिटी है कि यार ये जेनेटिक मटेरियल में, है ना, मतलब का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप आरएनए की स्टडी करोगे तो आपको एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी जिसको हम लोग राइबोजाइम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, राइबोजाइम मतलब है आरएनए एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस अगर जो प्रोसेस होती है उसमें एंजाइम्स नहीं आते। मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, अमीनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पता है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाता है हमारी सेल्स में, वो एक्चुअली आरएनए कराते हैं, नॉट द एंजाइम्स। मतलब यार ये एक ही मॉलिक्यूल जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की भी एबिलिटी है और इवन एंजाइम का रोल प्ले करने की भी एबिलिटी है। और आप देखोगे कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को, तो प्रोटीन का सीक्वेंस आरएनए से ही बनता है, डीएनए से नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है डीएनए इज द मॉडिफाइड आरएनए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप आरएनए में देखोगे तो है ना आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, बट डीएनए क्या है बेटा? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। मतलब ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि कोई भी आके यहाँ पे जो भी बेसिस है इनके साथ बेटा रिएक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसने क्या किया, देखो डबल स्ट्रैंड बना लिया। ठीक है, डबल स्ट्रैंड तो प्रोटेक्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रिंग द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। बट ये करते समय एक और हुआ है बात कि देखो इसमें है ना, देखो अगर आप देखोगे तो सेकंड ग्रुप के ऊपर यहाँ पे OH था आरएनए में, ये हटा दिया क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब रिएक्टिविटी है ना। ठीक है, तो बेटा ये हटा दिया और सेकंड ग्रुप के ऊपर सिर्फ H प्रेजेंट रखा है, ताकि सिर्फ यहाँ पे अगर H है तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी खत्म कर दी, सो दैट डीएनए इज मोर स्टेबल। Now they will ask this question, why DNA is more stable than RNA? Number one, because it has a double strand hydrogen bonding, so that it is more stable. Second, on the second carbon, there is no OH, there is no oxygen, so the functional group is not present, so that it is less reactive as compared to DNA is less reactive as compared to the RNA. And third thing, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो यूरेसिल होता है ना, यूरेसिल के ऊपर बेटा यूरेसिल जो है ना, वो थाइमाइन में कन्वर्ट हो गया। थाइमिन इज व्हाट? थाइमिन इज अ मिथाइलेटेड यूरेसिल।
जो डीएनए में जो थायमीन होता है, इट इज एन मिथाइलेटेड यूरासिल। तो थायमीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द यूरासिल। व्हाई? बिकॉज इट हैज दैट मिथिल ग्रुप। तो एंजाइम्स है ना जो डीएनए के साथ में आरएनए को जल्दी तोड़ते हैं, आरएनए को जल्दी ब्रेक करते हैं, जहां पे मिथिल ग्रुप दिखा, CH3 ग्रुप अगर उनको दिखा ना, तो बेटा वो उसको एक्ट ही नहीं करते। दे आर वेरी व्हाट वी कैन से इनहिबिटेड बाय द मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। जहां पे भी मिथाइल ग्रुप दिखा वहां पे बेटा वो हेजिटेट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मिथाइलेशन ऑफ द यूरासिल है ना, फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड and removal of the oxygen made this RNA a stable DNA. Is it clear? तो ये है हमारा DNA is the modified RNA. Are you clear? Hello. Yes, sir. DNA is the modified RNA. Yes. देखो हम लोगों ने क्या किया, अगर आपने कागज के ऊपर कुछ चीजें लिख के रखी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है ना, तो यार हो सकता है वो गीले हो जाए, उसमें आग लग जाए, उसमें कुछ हो जाए। तो हम लोगों ने बेहतर तरीके डेवलप किए, हार्ड डिस्क बनाया, पता नहीं क्या क्या किया है ना, हम लोगों ने अलग अलग तरीके ढूंढे हैं। वैसा ही बेटा हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हुआ। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के लिए ठीक था, बट अगर बेटा लॉन्ग टर्म, अगर मतलब जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना, ये आरएनए के बस की बात नहीं है, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। It has that OH group, it has that uracil, it has that single stranded nature. So that RNA actually converted into the DNA, है ना, to protect the information generation to generation. ठीक है, but DNA सिर्फ एक स्टोरेज है बेटा। DNA is like a hard disk, nothing else. एक्चुअल जो हीरो है वो RNA ही है, क्योंकि डीएनए को निकाल करके, उसकी स्क्रिप्ट निकाल करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना, उसको बॉन्ड बनवा देना, ये सारा काम सब कंट्रोल करना डीएनए है ना, सारी चीजें बेटा आप बिना आरएनए के प्रोटीन बनता ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। सो इफ यू रिमूव दिस आरएनए मॉलिक्यूल, देयर इज नथिंग। डीएनए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो जैसे कि मेरे पास कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा हार्ड डिस्क हो, अगर मेरे पास उसको प्रोसेस करने के लिए सीपीयू मॉनिटर नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, तो क्या फायदा? द सेम थिंग इज दैट ओनली। तो आज हम लोग जानते हैं, मतलब आपके लेवल पे आपको लगता है डीएनए डीएनए डीएनए, बट डीएनए इज नथिंग, इट जस्ट एन स्टोरेज कंपोनेंट। ठीक है, इट्स अ स्टोरेज थिंग, है ना। मिलियंस ऑफ है ना ईयर्स की बेटा इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है। ठीक है, क्या आपको पता भी है कि साइंटिस्ट ये भी काम कर रहे हैं कि यार मतलब हाउ टू यूज दिस डीएनए मॉलिक्यूल एज, जैसे कि हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह कंप्यूटर के लिए जो हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहते हैं। ठीक है, तो डीएनए इज द बेस्ट कंपोनेंट। इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। इमेंस इमेंस पोटेंशियल है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो मुद्दा है डीएनए इज जस्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ द इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, but the communication or transforming that information, transmission of that information is actually done by the RNA, so that RNA वर्ल्ड, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मतलब धरती के ऊपर एक ऐसा समय था जब सिर्फ आरएनए ही आरएनए था। बिकॉज आरएनए कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया ने एक्सेप्ट कर लिया है एज ए डीएनए। ठीक है, सो दैट, हेलो, ट्रांसफर कौन करेगा, क्या बोल रहे हो? थोड़ा सही पूछो यार। पूरा देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल है कि अब आप बोलोगे सर फिर हमारा तो देखो आरएनए जो है बस कुछ कुछ वायरसेस में ही एज ए जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने नहीं थे। इवन बैक्टीरिया इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर्ड टू द आरएनए वर्ल्ड।
ठीक है, राइट नाउ इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह जमा करके रखना, बिकॉज आरएनए इज वेरी स्मॉल, वो फ्रैगमेंट में प्रोसेस करता है। बट अगर एंटायर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी हो, ट्रांसमिट करनी हो जनरेशन टू जनरेशन, तो डीएनए इज अ बेस्ट स्टेबल मटेरियल। सो आज ठीक है, डीएनए ही है ना जेनेटिक मटेरियल है, बट हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि डीएनए इज एक्चुअली द मॉडिफाइड आरएनए। आप ये पॉइंट ही भूल रहे हो, बाकी सब क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि आरएनए वर्ल्ड एक जमाना था, ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग जब भी करोगे ना, दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में। ऐसे तो कर सकते हो, ठीक है, बाकी तो हम लोग खुले हैं। साइंटिफिक लेवल पे तो हमें ओवर थिंकिंग करना जरूरी होता है। सो डीएनए इज द मॉडिफाइड आरएनए। तो ये 3 पॉइंट अगर आप लोग कंसिडर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आरएनए का इंपॉर्टेंस, इमेंस इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो आज हम लोग जिंदा भी है ना, सरवाइव कर रहे हैं, नॉट ड्यू टू द डीएनए, बिकॉज डीएनए सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है। जो भी हमारी इम्यूनिटी है, जो भी हमारे लिए रोज बेटा प्रोटेक्शन है, वो सब कुछ आरएनए के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कुछ निमेटोड्स की प्रजाति है बेटा, देखो एक निमेटोड होता है, ये एक निमेटोड है और ये एक निमेटोड है। आप देखना मजेदार बात, मतलब ये रिसेंट डिस्कवरीज है, ये निमेटोड्स है। अब क्या हुआ, इसको कुछ भी खतरा हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी से आरएनए रिलीज करता है, और ये आरएनए इनके बॉडी में चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं सबको। और ये आरएनए एज ए मैसेंजर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं यार, ये बाय ट्रांसफरिंग द आरएनए, शेयरिंग द आरएनए विद ईच अदर। वी आर टॉकिंग अबाउट द nematodes, a multicellular properly developed organism। ठीक है, तो मतलब मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज का रिसर्च आरएनए बेस्ड है, नॉट डीएनए बेस्ड। समझ रहे हो ना? हेलो, रिसर्च जो हम लोग कर रहे हैं वो आरएनए बेस्ड है, नॉट डीएनए बेस्ड, है ना। हम लोग आरएनए को जितना ज्यादा समझेंगे उतने जल्दी बेटा हम लोग अच्छे लेवल पे, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो भी हम लोग अचीव करना चाहते हैं जेनेटिक लेवल पे, वो हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये था कि लोग तो मतलब हम मानते हैं ऐसा कि वी हैव गिवन 100 years टू द डीएनए, है ना, 100 years तो हमने डीएनए को दे दिए हैं। ठीक है, सो दैट वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम। ऐसा हम लोग, मतलब एज ए साइंटिस्ट लोग हम लोग जब देखते हैं, सुनते हैं उनकी बातें, तो इनको लगता है कि यार यार व्हाई वी हैव, है ना, डिवोटेड सच टाइम टू द डीएनए टू अंडरस्टैंड डीएनए, व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द आरएनए दैट मच। तो अभी सारा फोकस आरएनए की तरफ है। सो लेट इट बी। यहाँ पे देखो हम लोग बिल्कुल सादी बातों को मैंने यहाँ पे आपको बताया। नाउ देखो, तो मतलब हमें अभी तो हमें भी आरएनए के बारे में पढ़ना पड़ेगा यार, है कि नहीं? So there are two different types of RNA. One is the genetic RNA and second one is a non-genetic RNA. ठीक है, अब जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए तो आपको पता है यार कहाँ पे होता है, इट्स ना, बहुत बार बताया मैंने। ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है बेटा जेनेटिक आरएनए? वायरस में। वायरस। ठीक है, रेट्रो वायरस, HIV, कोविड वाला वायरस, सब में वही आरएनए है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी वो अपना कॉपीज भी बनाते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं। अभी नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, नाउ देखो इसमें एक्चुअली बहुत सारे टाइप है, बट मैं यहाँ पे नंबर 1 जो हम लोग बात करेंगे वो हो बता बेटा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, नंबर 2 इज आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नंबर 3 इज अ टीआरएनए। ठीक है, तो इतने सारे आरएनए हैं। इनके अलावा भी कुछ आरएनए के टाइप है, जैसे कि मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे HNRNA। ठीक है, एंड देन मेंशन ही कर रहा हूँ मैं, नंबर्स क्या दे रहे हैं, SNRNA। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं MIRNA, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप। अभी तो हम लोग कर ही जा रहे हैं, मतलब है ना, बहुत सारे आरएनए के टाइप हमने डिस्कवर कर लिए हैं। हम लोग यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3 जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, mRNA, rRNA और tRNA। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस mRNA का मतलब ये बेटा मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज लेके आता है। कहाँ से मैसेज लाएगा?
देखो जब भी डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा तो वो मैसेज ही है, ठीक है। डीएनए में जो स्क्रिप्ट दिया है उसका छोटा सा ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाता है ताकि हम आगे चल करके उसका प्रोटीन बना सके, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये हमेशा हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वेरी लेस अमाउंट इन सेल, अप्रोक्सीमेटली 5%। तो सेल के साइटोप्लाज्म में बाकी आरएनए के कंपैरिजन में ये बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये जैसे ही काम हो जाएगा इसका तो इसे नष्ट कर देते हैं, ठीक है, ये है ना, बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। ये रेगुलेशन के लिए जरूरी है। जैसे हमारे सेल में मैसेंजर आरएनए बनते हैं, एक बार मैसेज डिलीवर कर दिया, उसके प्रोटीन बना दिए, तो मैसेंजर आरएनए को तुरंत खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द अमाउंट ऑफ द एमआरएनए इज वेरी लेस, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू द अदर आरएनएस। दूसरी बात होती है बेटा कि ये जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए होते हैं, दे आर एक्चुअली लीनियर, ठीक है, लीनियर एंड ऑब्वियसली एसएस लिखा है मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड। सो दे आर लीनियर, स्ट्रेट एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब जब भी हम लोग इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, देखो ये है एमआरएनए। अब इसमें अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे होगा 5' एंड यहाँ पे होगा 3' एंड, ठीक है। अब जब इसको, अब देखो राइबोसोम इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, यहाँ से शुरू करेगा पढ़ना, यहाँ पे रोक देगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं यूटीआर बोला जाता है इसको, इसको भी यूटीआर बोलते हैं। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब इसको कुछ भी इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये वाला भी एरिया ट्रांसलेशन नहीं होगा, इतना ही एरिया ट्रांसलेट होता है। और हमेशा जो है जहां से शुरुआत होती है वहां पे एक सीक्वेंस हमेशा होगा ही होगा, उस सीक्वेंस को हम लोग AUG सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब ये हमेशा स्टार्ट कोडॉन होगा और वो हमेशा 5' एंड की तरफ ही होगा, स्टार्ट कोडॉन। राइबोसोम आएंगे पढ़ने के लिए, चलो पढ़ते हैं क्या मैसेज है, ठीक है। तो जब जी मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे, वहां कहाँ से शुरू करेंगे, ऑलवेज दे विल यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, अच्छा आ गया, मिल गया, AUG मिला, पहला AUG मतलब यही से बनाने का प्रोटीन, सो इट्स स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एकदम आखिरी में, जैसे कि एक सीक्वेंस लिख देता हूँ मैं UAA, ये बिना काम का होता है। इस सीक्वेंस को पढ़ेंगे तो बोले अच्छा ये तो स्टॉप वाला है, फुल स्टॉप। तो यहां से लेकर यहां तक ही प्रोटीन बनाया जाए, क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया। तो राइबोसोम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो अभी मिस मत करना, एक एक स्टेटमेंट है ना, मिस मत करना, बराबर ध्यान से। राइबोसोम विल रीड इट, राइबोसोम विल रीड इट एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द AUG सीक्वेंस, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, देखो मैंने तो यहाँ पे देखो ये एंड है, ये इस तरह से, ये 5' एंड है, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिख दिया UCA CCA CUC UGA UGUC। नाउ राइबोसोम पढ़ना शुरू करेगा, ऑलवेज इट विल रीड। देखो रीडिंग हमेशा 5 to 3 होता है, हमेशा ये रूल है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, 5 to 3। नाउ कैन यू से मी कि बेटा ये कहाँ से राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से नहीं पॉसिबल, यहाँ से नहीं पॉसिबल, यहाँ से नहीं पॉसिबल, यहाँ से नहीं पॉसिबल, यहाँ तक का पोर्शन छोड़ दिया, इसने पढ़ा अच्छा ये ट्रिपलेट दिख रहा है बराबर से, ठीक है। मतलब इसके पहले का कुछ नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि AUG सीक्वेंस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस विल मार्क द स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। जैसे स्टार्ट कोडॉन देखेगा अच्छा यहाँ से पढ़ना शुरू करो, और आगे 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 जाएगा पढ़ते वक्त, जब तक उसे स्टॉप कोडॉन नहीं दिखता तब तक रुकता ही नहीं है, तब तक वो अमाइनो एसिड जोड़ता चला जाता है। यस, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ना एक ऐसा होता है, पता नहीं मैंने तुम लोग इतना बताना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो। मैं एक बात बताओ कि राइबोसोम सर अगर रास्ते में क्या 2JASO क्या क्या बोल रहा है, यू नहीं नहीं नहीं, रास्ते में नहीं, पहला UAA मतलब स्टॉप, दो नहीं होते। वंस इट विल रिसीव स्टॉप तो स्टॉप, खत्म, दो और नहीं आता। वंस इट्स देन खत्म, उसमें कोई एम्बिग्विटी कोई कंफ्यूजन अपने जैसा नहीं है ना। हमसे भी ज्यादा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, इसीलिए इतने हजारों सालों से इतने सारे ऑर्गेनिज्म को चला रहे हैं लोग, मशीनरी है, ठीक है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट देयर पावर। So understand this, they don't get confused, they have a proper management.
अंडरस्टैंड, यहाँ पे AUG जैसे सीक्वेंस दिखता है ना, वैसे शुरू होगा, और जैसे बेटा उसको स्टॉप कोडॉन देखने को, 3 प्रकार के स्टॉप कोडॉन है, वो उनमें से कोई भी एक दिखा बस रोक देगा, कार्यक्रम खत्म। बट अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि राइबोसोम को पता कैसे चलेगा, हाउ इट विल अंडरस्टैंड कि कहाँ से पढ़ने का है भाई, मतलब कौन से एंड से पढ़ने का है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो mRNA बनता है ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लगाते हैं, अलग सा ही होता है, जिसको मिथाइल ग्रुप होता है, मिथिल ग्वानोसिन फॉस्फेट। ठीक है, मिथिल मिथिल देख लो, मिथिल का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो मिथिल ग्वानोसिन फॉस्फेट यहाँ पे लगाया जाता है, ऑलवेज 5 पे। तो बेटा ये राइबोसोम होते हैं ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनको जहां पे दिखता है ना, अच्छा इधर मिथिल ग्वानोसिन है, मतलब इधर से पढ़ने का है, तो यहाँ से ही पढ़ेंगे, जस्ट दे विल रीड इट फ्रॉम दैट साइड। यस, ठीक है। और एक मजेदार बात होती है कि ये जो साइड होता है ना इधर, 3' एंड के ऊपर बहुत सारे बेटा ए पॉली ए टेल लगा देते हैं, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एंजाइम चाहे, कोई एंजाइम आए भी और उसको है ना तोड़ने की कोशिश भी करे, तो वो क्या करेगा, वो इसी भूल भुलैया में अटका रहेगा। ये बहुत लंबा चेन होता है, 400 500 1000 बेसिस ए पॉली ए टेल। तो ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको प्रोटेक्ट करते हैं दोनों साइड से। पॉली ए टेल बेटा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अगर कोई अनवांटेड एंजाइम इस mRNA को तोड़ने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, so that is lot of inside our cells, our nucleus, lot of, है ना। तो भयंकर मैकेनिज्म है, जितना आप इसके डेप्थ में जाओगे उतना ये इंटरेस्टिंग होगा। सो मुद्दा यहाँ पे है AUG UAA आपको दिखाई दे रहा है, मैसेंजर RNA 5% है, इसको कॉपी करके प्रोटीन्स बनाए जाएंगे। हमेशा स्टार्टिंग कोडॉन AUG होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और जैसे ही UAA जैसा स्टॉप कोडॉन दिखता है, वैसे ही प्रोसेस को रोक दिया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. फिर उसके इसके बाद आते हैं बच्चों, mRNA के बाद में आता है दूसरा एक आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं rRNA। rRNA जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोमल RNA। अब एक्चुअली ये स्ट्रक्चरल RNA, क्योंकि ये राइबोसोम बनाने में मदद करता है। देखो, राइबोसोम 2 चीजों से बनता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये मैंने बता के रखा है आपको, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब इट इज मेड फ्रॉम द राइबोसोम एज वेल एज द प्रोटीन, 2 चीजों से बनता है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की, तो यहाँ पे राइबोसोम बहुत सारे होते हैं यार। राइबोसोम जैसे कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है, ठीक है, ये भी है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चरल है, इसको हम समझे, है ना। इसका अबंडेंस बेटा 80 to 85% हमारे सेल में यही होता है, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में यही आरएनए पाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट में है, इसको जल्दी डिसॉल्व नहीं किया जाता। सो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में आरआरएनए ही देखने को मिलता है। एमआरएनए कितना था? ओनली अप्रोक्सीमेटली 5% होता है विद इन अ सेल एट इन ए गिवन टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में। तो आरआरएनए इज द मोस्ट अबंडेंट वन। दूसरी बात होती है, इट इज लूप्ड एट सम प्लेसेस एंड वेरी लॉन्ग, वेरी लार्जर, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे होगा। So it can form the loops also. It's not straight like the mRNA. ठीक है, it will form like this one. Sometimes it can form the base pairing also. जहाँ जहाँ पे fold हो गया, वहाँ पे कहीं कहीं base pairing करा लेता है, जहाँ पे उसको मिल गई जगह, ठीक है, वहाँ पे। So in this way it is arranged like that. Yes, rRNA clear है? हेलो, है ना। देखो rRNA क्योंकि ऐसे गोल 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 कॉइल हो जाते हैं, तो इनमें एक पर्टिकुलर डेंसिटी डेवलप हो जाती है, और डेंसिटी इज मेजर्ड इन द स्वेडबर्ग यूनिट। अगर आपको याद भी हो तो मैंने स्वेडबर्ग यूनिट पहले भी आपको बताया है, एस, ये जो एस है बच्चा, एस, ये एस है ना, 70S और 80S, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए है, ये भी स्ट्रक्चरल होते हैं, तो ये भी कॉइल कॉइल करते हैं, डेंसिटी इनकी वजह से आती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द स्वेडबर्ग यूनिट में हम लोग आरएनएस को भी मेजर करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनएस on the basis of the weight, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल। बट यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि राइबोसोम बनाया जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक आरआरएनए के बारे में बता के रखता हूँ, जिसको बोलते हैं 23S आरआरएनए।
S capital small r this is, ठीक है, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये राइबोजाइम है। राइबोजाइम में मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से बॉन्ड बनाने में मदद करता है। हमारे सेल्स में है ना 20s rRNA होता है, ठीक है, 20 स्वेडबर्ग्स राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इसका डेंसिटी इतनी है। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, उसमें भी यही राइबोजाइम एक्टिविटी, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली जो एबिलिटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी बेटा, ये राइबोसोमल आरएनए कर पाता है, ठीक है। तो इनके बिना तो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, ये बात तो समझो आप लोग, ठीक है। मतलब दो अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड तभी बनेगा जब बेटा अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा, और ये काम ये आरएनए करते हैं यार, है ना। 23 आरएनए दे आर डूइंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सबसे खतरनाक है बच्चों ये वाला, इसको बोलते हैं टीआरएनए। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। अब देखो यार, मैसेंजर आरएनए ने मैसेज लाया, राइबोसोम आरएनए जाके पढ़ेगा, बट अमीनो एसिड कौन उठा करके लाएगा? साइटोप्लाज्म में जहां जहां अमीनो एसिड पड़े हैं, है ना, उनको उठा करके कौन लाएगा? ट्रांसफर कौन करेगा? तो ये काम करता है ट्रांसफर आरएनए। तो बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ये ट्रांसफर आरएनए है ना, जो है अमीनो एसिड्स को पकड़ते हैं, उसको लेके है ना पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अब जैसे कि ये टीआरएनए है ना, अभी टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग एसआरएनए भी कहते हैं। इसका अबंडेंस देखो तो इट विल बी 10 to 15% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मतलब ये मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल, ओनली 75 to 90 बेस पेयर, इतने छोटे होते हैं। तो इनको ढूंढने में ना बड़ी दिक्कत हुई यार, मतलब ये इतने छोटे हैं, स्मॉल नाइट्रोजनस बेसिस वाली लेंथ है इनकी, तो बेटा इनको डिस्कवर करना बहुत टेढ़ी खीर थी। तो हमने इसलिए इनका नाम भी रखा सोल्यूबल आरएनए। सोल्यूबल मतलब क्या? दिखते ही नहीं भाई। एस का मतलब ये एस आरएनए जो है, कैपिटल एस आरएनए, मतलब ये दे आर द सोल्यूबल आरएनए। व्हाट इज दिस मींस है सोल्यूबल आरएनए। तो क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत ही खतरनाक होता है ना। टीआरएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए होले नाम के साइंटिस्ट थे, होले, ठीक है। तो उन्होंने होले से बेटा इन्होंने एसआरएनए का जो स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमको समझाया, ठीक है, उसकी डिस्कवरीज की, तब जाके हम लोग प्रोटीन्स कैसे बनते हैं ये समझ पाए, नहीं तो नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा ये आता है ना, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, एक इंडियन साइंटिस्ट है बेटा जिनको है ना इसी फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, जिनका नाम है हरगोबिंद खुराना, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया था ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मतलब समझाऊंगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये जो है ना ट्रांसफर आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर कैसा है इसका, देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लॉर लीफ मॉडल, ठीक है। तो ये क्लॉर लीफ मॉडल, इसको हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली बेटा हम बात करेंगे बच्चों डीएनए के रेप्लिकेशन की। यार ये डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाता कैसे है बिना एरर से और इतने जल्दी। मतलब अगर हम लोग एक ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में सोचे, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर 20 मिनट में अगर ये 2 सेल बनाता है, तो उससे पहले वो अपने डीएनए की कॉपीज बनाता है। तो विद इन 18 मिनट, सिर्फ बेटा 18 मिनट में वो अपनी एंटायर डीएनए की कॉपी कर लेता है, वो भी एग्जैक्ट कॉपी ना। हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स, है ना, हाउ मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन इट,
ओके, हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट एंड्स, ये सब चीजें बेटा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको जो काम की है, ठीक है। और क्योंकि जब मैं उसका प्रोटीन का सिंथेसिस भी आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा अंदाजा आना चाहिए कि हाँ भाई यस, है ना, ये इस तरह से टीआरएनए यूज होता है, पक्का। सो बेटा अब हम लोग यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ये हेवी होता है बहुत ज्यादा इस तरह से बताना, ठीक है। सो इफ यू हैव डाउट्स एनीथिंग यू कैन आस्क, पूछो। पूछो भाई, डाउट तो होना चाहिए इतना सब कुछ बताने पे, हैं? सम डाउट यू मस्ट हैव। सर इवोल्यूशन डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ होने के वजह से हो सकता है क्या? हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ होता ही है, ठीक है। बट डीएनए रेप्लिकेशन में अगर हमेशा गड़बड़ होती तो फिर प्रॉब्लम होता। तो देखो जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन करते समय बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ एंजाइम इसी का ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये भी मतलब रिपेयर करने वाले एंजाइम है, रिपेयरिंग, समझ रहे हो। वो उल्टी दिशा में प्रूफ रीडिंग करते हैं, मतलब इधर टाइप राइटिंग खत्म हो गई फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल डोग्मा मीन्स एक सेंट्रली लोकेटेड, जब भी आप पूरे यूनिवर्स के सेल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, है ना, लिए एक ऐसी प्रोसेस को देखोगे जो कि सब कुछ चला रहा है, एंटायर लिविंग नेचर को चला रहा है, तो आपको दिखेगा कि यार डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये सब में कॉमनली हो रहा है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने सेंट्रली इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डोग्मा मतलब प्रोसेस या हाइपोथेसिस, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रली इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स व्हिच इज हैपनिंग इन द सेल। बाद में हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि सिर्फ उतना ही नहीं होता है, डीएनए अपनी कॉपीज भी बनाता है, रेप्लिकेशन, या तो जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम लोगों ने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा कहा। नहीं तो सादा कंसेप्ट ये है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट? No, sir. ओके, तो फिर हम लोग बेटा यहाँ पे एक काम करते हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग इसको रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीआरएनए और रेप्लिकेशन और जिसके उसके आगे जो कुछ भी हो पाए वो सारी चीजें, रेप्लिकेशन में थोड़ा समय लगता है, तो रेप्लिकेशन और टीआरएनए इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में कोडिंग और जो भी चीजें हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कि उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो सब बातें अगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हाँ ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस होती है, या पीसीआर टेक्निक्स और सारी चीजें जो जो थोड़ा बहुत है ना, जो जो जरूरत है आपको बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस, तो वो मैं हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Happy Ganesh Chaturthi, sir. Happy Ganesh Chaturthi, sir. हैप्पी गणेश चतुर्थी।